जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 है। पेपर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है। महासंग्राम मैराथन क्लास होने वाली है एग्जाम 2024 के लिए, एग्जाम 2025 के लिए, और ये जो क्लास है 2026 एग्जाम 2027 एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है सर जी, किस किस यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे। पहले जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बच्चे हैं, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के बच्चे हैं, वो ध्यान से सुनेंगे जो मैं बताने वाला हूं। देखिए, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आपका 6 दिसंबर 2024 को एग्जाम होने वाला है पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 का। और जो आपका आगरा विश्वविद्यालय है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, इनका जो एग्जाम होने वाला है बाबू आप लोगों का 11 दिसंबर को होने वाला है। कब? 11 दिसंबर 2024 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 का एग्जाम होने वाला है फिफ्थ सेमेस्टर का। और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का, जिसका पेपर कोड है POL 302, 6 दिसंबर को होने वाला, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए बताते हैं किस किस यूनिवर्सिटी के लिए और भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया, यह बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर है, न्यू बैच है आप लोगों का। ठीक है, एग्जाम 2024, 25, 26, 27 के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का पेपर 2 है। पेपर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के सिद्धांत। जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, इनका पेपर कोड POL 302 है। आपके विश्वविद्यालय का जो भी पेपर कोड होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, टॉप 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर हम लोग कवर करने वाले हैं, वो भी आपको नोट्स के साथ मैं पढ़ाता हूँ, आप सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, ऐसे ही आपको मैं 6 सेमेस्टर में भी पढ़ाऊंगा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। जितने भी विश्वविद्यालय हैं या फिर अफिलिएटेड कॉलेज हैं, इन सभी विश्वविद्यालय से सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, भारत में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, बशर्ते आपका पेपर का नाम सेव होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के सिद्धांत। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए, माँ सुकुमारी यूनिवर्सिटी के लिए इन्होंने अपना एडमिट कार्ड जारी नहीं किया है। ठीक है, डेट शीट नहीं आया अभी तक। बाकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के लिए तो इनका एग्जाम 11 दिसंबर को है। ठीक है, और DDU का आप लोगों का 6 दिसंबर को है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी है, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है, BU झांसी है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, आपका जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी यानी रज्जू भैया यूनिवर्सिटी है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, इनका भी एग्जाम चल रहा है, और राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का भी एग्जाम चल रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी सभी के लिए है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय। ठीक है, जहाँ भी आपके माइनर एग्जाम होने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, 2022 में प्रश्न पूछा गया था, नौकरशाही शब्द की सर्वप्रथम रचना किसने की? किसने करी थी भैया? बताने का प्रयास करेंगे। नौकरशाही शब्द की सर्वप्रथम रचना किसने करी थी? बिल्कुल, देखिए विसेंट डी गॉर्ने ने, डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, और ये सारे नोट्स और PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोट्स और PDF फ्री में है। जो भी यूनिवर्सिटी से जानकारी है, रिजल्ट है या फिर और भी कोई जानकारी है, एग्जाम होने वाला है और भी कोई जानकारी, सारे आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही सेंड किए जाते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये PDF नोट्स भी आपको वहीं मिलेंगे, क्लास के ठीक नीचे आपको मिलेंगे बिल्कुल फ्री में, मैं भेज दूंगा। ठीक है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, आप लोगों का रिवीजन भी होता रहेगा बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, देखिए नौकरशाही शब्द का आविष्कार फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जैक्स क्लाउड मैरी विंसेंट डी गॉर्ने ने 18वीं शताब्दी के मध्य में किया था। ठीक है, यह शब्द फ्रेंच भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, ब्यूरो यानी डेस्क या कार्यालय, और दूसरा है क्रेटोस यानी शासन या राजनीति शक्ति। इसका मतलब क्या है? इस तरह नौकरशाही शब्द का अर्थ क्या है? कार्यालय का शासन या फिर नौकरशाही शासन। अंग्रेजी में इसे ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, आधुनिक नौकरशाही मॉडल का जनक जर्मन समाजशास्त्री और राजनीतिक अर्थशास्त्री मैक्स वेबर को माना जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, दोनों प्रश्न एक ही सेम है लेकिन दोनों का उत्तर अलग अलग है। पूछेगा कि आधुनिक नौकरशाही का जनक किसे माना जाता है, तो मैक्स वेबर को माना जाता है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया, ठीक है, नौकरशाही शब्द की सर्वप्रथम रचना किसने की थी? विसेंट डी गॉर्ने ने। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन आपका राइट है इसमें। चले ध्यान रखिएगा। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 2 आपका क्या पूछा गया है?
संचार में अनौपचारिक चैनल को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ग्रेप वाइन के नाम से। सी ऑप्शन राइट है। 2022 का ये क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे। जो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के बच्चे हैं, डीडीयू के बच्चे हैं, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है एक एक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप पर इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा, लाइक मोस्टली करिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा लाइक रहेगा क्लास पर तो यूट्यूब ज़्यादा रिकमेंड करेगा, बाकी बच्चों के पास भेजेगा ऑटोमेटिक। लाइक का और कोई काम नहीं होता यूट्यूब पर, केवल क्या होता है यूट्यूब रिकमेंड करता है क्लास को ऑटोमेटिक, ठीक है। तो लाइक भी मोस्टली आप सभी लोग करेंगे, ठीक है। चले तीसरा प्रश्न है आप लोगों का, किसने विकास प्रशासन को ऐसे परिभाषित किया है? यह क्रियान्वयनमुखी उद्देश्योन्मुखी प्रशासनात्मक पद्धति है। 2022 का ये क्वेश्चन है। तो ये एडवर्ड विडनर, ठीक है, एडवर्ड विडनर ने इसको परिभाषित किया था कि विकास प्रशासन को इन्होंने ऐसे परिभाषित किया कि यह क्रियान्वयनमुखी उद्देश्योन्मुखी और प्रशासनात्मक पद्धति है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए चौथा प्रश्न आपका पूछा गया है, मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर भी लाने वाला हूँ जल्दी, ठीक है। पद सोपान प्रणाली के गुण हैं। पद सोपान प्रणाली के गुण क्या हैं? नेतृत्व का निर्धारण, उचित मार्ग द्वारा कार्य, सामग्रीकरण, ये सभी क्या है पद सोपान प्रणाली के गुण होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, पांचवा प्रश्न पूछा गया है, पद सोपान निम्न तथा उच्च व्यक्ति का श्रेणीबद्ध रूप में एक व्यवस्थित संगठन है। यह परिभाषा संबंधित है। यह परिभाषा किससे संबंधित है? अर्थलाथम से संबंधित है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखेंगे। देखिए चारों ऑप्शन मैं वहीं पढ़ाता हूँ जहाँ ज़रूरत होती है, जहाँ मोस्टली ज़रूरत होती है कि यहाँ पढ़ाना चाहिए वहाँ मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। फालतू समय में आपका फालतू समय बर्बाद करना ये मेरे अंदर नहीं है। चले, नियंत्रण की सीमा निर्धारण तत्व है, बताइए नियंत्रण की सीमा निर्धारण तत्व है, कार्य है, स्थान है या फिर समय है? बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, नियंत्रण की सीमा निर्धारण तत्व कार्य, स्थान और समय ये सभी होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए सातवां प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के निर्धारक तत्व हैं, कौन से हैं? तो देखिए केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के निर्धारक तत्व जो हैं उत्तरदायित्व के तत्व होते हैं, कार्यात्मक तत्व होते हैं और प्रशासकीय तत्व। ये तीनों तत्व केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के निर्धारण तत्व हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 8 नंबर क्या है, प्रबंध के सिद्धांत नहीं है। इनमें से कौन प्रबंध के सिद्धांत नहीं है? तो देखें सार्वभौमिक, लोचपूर्ण और व्यवहारिक, ये प्रबंध के सिद्धांत हैं, लेकिन संपूर्ण जो है प्रबंध का सिद्धांत नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नवा प्रश्न आपका पूछा गया है, यदि हमारी सभ्यता असफल होती, ठीक है, यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण होगा। यह परिभाषा संबंधित है किससे? डोनहम से। ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, डोनहम महोदय ने कहा था। चले प्रश्न नंबर 10वां क्या है, नागरिक संशोधन कानून 2019 कब पारित किया गया? तो 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। अब इसमें कुछ की पॉइंट दिए गए हैं, आपके डाउट क्लियर होंगे और प्रश्न भी यहाँ से बनेंगे। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 को भारत की संसद ने 11 दिसंबर 2019 को पारित किया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 12 दिसंबर 2019 को इस पर अपनी सहमति दी थी और 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन गया। यानी देखिए कानून पारित होना और कानून लागू होना दोनों अलग अलग डेट होते हैं, ये बात जान लीजिए। और 6 सेमेस्टर में आपके इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो पारित होना और लागू होना दोनों अलग अलग डेट है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पारित 11 दिसंबर 2019 को हुआ था, लेकिन पूर्णतः ये बना था 10 जनवरी 2020 को, ये पूर्णतः लागू हो गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए 11वां प्रश्न है आपका, प्रशासन शब्द का आशय है। प्रशासन शब्द का आशय क्या होता है? प्रबंध होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है, 12 नंबर, लोक प्रशासन में पोस्टकोर्ब दृष्टिकोण के प्रतिपादक हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लगातार कई साल प्रश्न पूछा है, तो ध्यान रखिएगा। लूथर गुलिक हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। और पोस्टकोर्ब एक ऐसा आपका टॉपिक है, इससे आपका 100% गारंटी के साथ प्रश्न पूछा जाता है। इसे बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, एकदम गारंटी के साथ 100% यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि कंटिन्यू लगातार यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं आपके, ठीक है। देखिए लोक प्रशासन में पोस्टकोर्ब POS
DCORB, ठीक है, पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण को लूथर गुलिक ने प्रतिपादित किया था। ये तो आपको याद हो गया, ठीक है सर। कब प्रतिपादित किया था? 1937 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? ऐसे पूछेगा कि पोस्ट कोर्ब में सी का मतलब क्या होता है। तो आप क्या करेंगे, जब आप पढ़े रहेंगे तभी उत्तर दे पाएंगे, अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो क्या करेंगे, सर जी तो पढ़ा दिए थे याद नहीं किए। इसे तुरंत आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 2-3 बार इसे जरूर रट्टा मान लीजिए, यहाँ से प्रश्न आएंगे 100%, ठीक है। देखिए, पोस्टकॉर्ब एक संक्षिप्त नाम है जिसका फुल फॉर्म है, पोस्टकॉर्ब का फुल फॉर्म क्या होता है? पी से होता है प्लानिंग, ओ से होता है ऑर्गेनाइजिंग, और एस से होता है आपका सफरिंग, ठीक है। डी से होता है डायरेक्टिंग, और सी से क्या होता है? सीओ से होता है, आप सीओ से पूछता है, ठीक है, सीओ से कोऑर्डिनेटिंग, आर से होता है रिपोर्टिंग, और बी से होता है बजटिंग। ये बात ध्यान रखिएगा, मैंने हिंदी में भी लिखा है, किसी तरह से पूछेगा, हम छोड़ने वाले नहीं है किसी को, चाहे हिंदी में पूछे चाहे इंग्लिश में। देखें, हिंदी में इसका मतलब है नियोजन, संगठन, ठीक है, प्लानिंग यानी नियोजन, ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन, स्टाफिंग माने कर्मचारी, ठीक है, डायरेक्टिंग यानी निर्देशन, कोऑर्डिनेटिंग माने समन्वय, रिपोर्टिंग यानी प्रतिवेदन, और बजटिंग यानी बजट, ठीक है। ये सभी प्रशासन के लिए जरूरी प्रमुख चरण है। देखिएगा, यहाँ से 100% आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा, क्योंकि ये लगातार प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं एग्जाम में इस टॉपिक से, ठीक है, पूछेगा जरूर। देखिए, आपका यहाँ पे प्रश्न पूछा है ना, पोस्ट कोर्ब में ओ का क्रियात्मक अर्थ है, इसी तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा। तो अभी मैंने क्या पढ़ाया है ओ का, बताइए सभी लोग। यहाँ पे हिंदी में लिखा है, इसी तरह से आपके एग्जाम में पूछेगा हिंदी और इंग्लिश में, बिल्कुल। संगठन करना, संगठित करना, ठीक है। आप लोग यहाँ पर एक बार देख लीजिए, फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ। देखें, ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन या फिर संगठित करना, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चले, ठीक है, 13 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, ध्यान रखेंगे। चले, प्रश्न नंबर इसमें अगला क्या पूछा गया है? लूथर गुलिक, यहाँ गुलिक होना चाहिए, ठीक है, लूथर गुलिक के अनुसार लोक प्रशासन केवल इस शाखा को आलिंगन करती है। किस शाखा को? कार्यपालिका शाखा को, ठीक है। लूथर गुलिक के अनुसार जो लोक प्रशासन है ये केवल किसको आलिंगन देती है? कार्यपालिका को, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, 15 नंबर क्या पूछा गया है? प्रशासन का अब इतना विस्तृत क्षेत्र है कि प्रशासन का दर्शन अब करीबन जीवन के दर्शन के समीप आता है। यह कथन किसका है? तो ये जो स्टेटमेंट है दिमाग का स्टेटमेंट है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला प्रश्न इसमें क्या है? इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं एल डी वाइट, बी ऑप्शन आपका राइट है। अब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, ऐसा कोई आपका जो एग्ज़ाम हुआ है ऐसा कोई साल नहीं है जहाँ से आपका प्रश्न ना पूछा गया हो, ठीक है। और इसमें इस तरह से प्रश्न पूछता है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इस तरह की जो किताब है कई लोगों ने लिखा है और किताब भी अलग अलग है, ठीक है, और अलग अलग दिया है, तो मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूँ भैया, मैं सभी बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एल डी वाइट ने लिखा है। कब लिखा है भैया, ये भी पूछता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किताब के लेखक एल डी वाइट हैं। वे एक अमेरिकी इतिहासकार थे और लोक प्रशासन में विशेषज्ञता रखते थे। यह किताब साल 1926 में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई? 1926 में। इस किताब में एल डी वाइट ने कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों के कार्यकाल का अध्ययन किया है, ठीक है। अब देखिए, अब इसी से संबंधित है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और अगली पुस्तक है द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और फिर एक पुस्तक क्या है? इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, टूवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होगा भैया? कन्फ्यूज हो गए, ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा, ध्यान से आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप जाकर टेलीग्राम में डाउनलोड कर लीजिएगा PDF, ठीक है। देखें, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो पुस्तक है इस किताब के लेखक वुडरो विल्सन हैं, ठीक है। यह किताब साल 1887 में प्रकाशित हुई थी। इस किताब में विल्सन ने राजनीति और प्रशासन के बीच स्पष्ट अंतर दिखाया था। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आपके कंटिन्यू लगातार प्रश्न पूछे गए हैं कई साल, ठीक है। तो इस किताब में देखिएगा 100% कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में इस किताब से प्रश्न आएंगे, ठीक है। द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसने लिखा? इस किताब के लेखक वाइट वाल्डो हैं। यह किताब साल 1948 में प्रकाशित हुई थी। इस किताब में लोक प्रशासन की प्रकृति और चुनौतियों पर चर्चा की गई है, ठीक है।
अगली किताब है इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके लेखक कौन है? फ्रेड डब्ल्यू रिक्स, ठीक है। अगली पुस्तक कौन है? ध्यान दीजिएगा, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसको किसने लिखा? फ्रैंक मैरेनी ने। ये इस पुस्तक को ऐसे पूछता है, टूवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मिन्नो बुक, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, चले इसे मैं थोड़ा और आगे करता हूँ। देखें, टूवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे ऐसे पूछेगा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसने लिखा? फ्रैंक मैरेनी। ऐसे पूछेगा टूवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मिन्नो बुक, ठीक है। इसका संपादन फ्रैंक मैरेनी ने किया। इसे पहली बार 1971 में प्रकाशित किया गया था। यह नवलोक प्रशासन पर विभिन्न शिक्षाविदों द्वारा लिखे गए पन्नों का संकलन है, ठीक है। अगली पुस्तक है पब्लिक ओपिनियन, इस पुस्तक को किसने लिखा है? वाल्टर लिपमैन की 1922 में प्रकाशित एक पुस्तक है, ठीक है। किसने लिखा? तो पब्लिक ओपिनियन को वाल्टर लिपमैन, कब? 1922 में प्रकाशन, ठीक है। चलें, अगला प्रश्न क्या है आपका? लोक प्रशासन के विषय का संस्थापक कौन माना जाता है? तो इसके संस्थापक माने जाते हैं वुडरो विल्सन। सी ऑप्शन आपका राइट है, लोक प्रशासन के विषय का संस्थापक वुडरो विल्सन, ठीक है। चलें, अगला प्रश्न क्या है आपका? किसने राजनीति और प्रशासन स्पष्ट रूप में सरकार के दो कार्य बताए हैं? तो ये बताए हैं डेविड बाल्डो, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है 18 का। अगला प्रश्न देखिएगा 19 नंबर क्या पूछा गया है? लोक प्रशासन आज किस नई विधा के समीप आ चुका है? नीति विज्ञान के समीप, राजनीति विज्ञान के समीप, समाजशास्त्र के समीप या अर्थशास्त्र के समीप? यहाँ पर चारों ऑप्शन पढ़ना अनिवार्य है, ठीक है। तो लोक प्रशासन आज किस नई विधा के समीप आ चुका है? तो नीति विज्ञान के समीप आ चुका है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 20 है, देखें यह तर्क दिया गया है किसके द्वारा? प्रशासन के सिद्धांत नाम की कोई चीज़ नहीं है, कुछ आडंबर सिद्धांतों का है, वह वास्तव में लोकोक्तियों से ज़्यादा कुछ भी नहीं। यह तर्क किसने दिया है? बिल्कुल साइमन महोदय ने दिया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, मैं आप लोगों के लिए जल्दी क्वेश्चन पेपर भी लेकर के आऊँगा, ठीक है। देखिए, एक अच्छे प्रशासक को पोस्टपूर्व तकनीकों में पारंगत होना चाहिए। यह परिभाषा संबंधित है, किससे संबंधित है? लूथर गुलिक से। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला प्रश्न क्या है? संगठन के शासकीय सिद्धांत ने तिरस्कार किया था, किसका तिरस्कार किया था? मानव संसाधन का। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 23 है, शास्त्रीय सिद्धांत संगठन का वर्णन करने हैं। शास्त्रीय सिद्धांत संगठन का वर्णन करते हैं, ठीक है। कौन करते हैं? बंद व्यवस्था, खुली व्यवस्था, विरोधी व्यवस्था या वातावरणीय व्यवस्था? शास्त्रीय सिद्धांत संगठन का वर्णन कौन करते हैं? बताइए। बिल्कुल खुली व्यवस्था वाले करते हैं, खुली व्यवस्था करते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलें, अगला प्रश्न देखिएगा 24 नंबर प्रश्न है आपका, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक किस भाषा में है? तो यह फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। पूछेगा कि जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक को किसने लिखा है या फिर इसका प्रकाशन कब हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट किताब को हेनरी फेयोल ने लिखा था। प्रकाशन इसका 1916 में हुआ था, ठीक है। चले, अगला प्रश्न है, समय अध्ययन करते समय उपयोग किया जाता है स्टॉप वॉच का। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले, मैं ज़्यादा भी आपका वक्त भी नहीं लूँगा। हेनरी फेयोल का जन्म किस वर्ष में हुआ? 1841 में इनका जन्म हुआ था। सी ऑप्शन राइट है। मृत्यु भी पूछता है तो ध्यान रखिएगा, हेनरी फेयोल की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1925 में। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। देखें, हेनरी फेयोल का जन्म 29 जुलाई 1841 में हुआ था और मृत्यु इनकी 19 नवंबर 1925 को हुई थी। कहाँ? ये फ्रांस के खनन इंजीनियर तथा प्रबंध सिद्धांतकार थे, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 28 है, हेनरी फेयोल ने प्रबंध के कितने सिद्धांत प्रतिपादन किए? हेनरी फेयोल ने प्रबंध के कितने सिद्धांत प्रतिपादन किए हैं? बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बिल्कुल 14 सिद्धांतों को। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले, अगला प्रश्न है आपका, प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे, कौन थे? हेनरी फेयोल। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न क्या है, नौकरशाही विशेष योग्यता, निष्पक्षता और मानवता के अभाव की लक्षणयुक्त प्रशासकीय व्यवस्था है। यह परिभाषा संबंधित है, यह परिभाषा मैक्स वेबर से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है, नौकरशाही उच्च वर्गीय यह परिभाषा संबंधी है
अधिकारों का निरंकुश तंत्र है? बताइए। मोस्का, वेग, लास्की या फिर मैक्स वेबर? किसने कहा था? बिल्कुल मोस्का से संबंधित है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 32 है, नौकरशाही की विशेषताएं हैं। नौकरशाही की विशेषताएं क्या होती हैं? योग्यता के आधार पर चयन होता है, बिल्कुल। श्रम विभाजन भी है और पद सोपान का सिद्धांत भी है। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है, संगठन संरचना जो रणनीति संरचना और प्रबंध प्रक्रिया का एक अनूठा संयोजन दिखाती है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे नेटवर्क संगठन के रूप में जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए इसमें अगला प्रश्न देखेंगे, किस तरह के संगठन में नियम, कर्तव्य और जिम्मेदारियां लिखित दी जाती हैं? औपचारिक संगठन में, अनौपचारिक संगठन में, रणनीति संगठन में या फिर बी और सी दोनों? अनौपचारिक और रणनीति संगठन में। किस तरह के संगठन में नियम, कर्तव्य और जिम्मेदारियां लिखित दी जाती हैं? बिल्कुल औपचारिक संगठन में दी जाती हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, समूह की गतिविधियों के सबसे लोकप्रिय तरीकों में से एक किसके द्वारा है? तो यह प्रकार के द्वारा है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न देखिएगा। चले कार्य का सामाजिक वातावरण लोगों को प्रभावित करता है और उससे प्रभावित भी होता है, न कि अकेले प्रबंधन द्वारा प्रभावित होता है। यह किसका मुख्य प्रस्ताव है? यह जो मुख्य प्रस्ताव है संगठन का नवशास्त्रीय सिद्धांत का प्रस्ताव है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अधीनस्थों के महत्व को बढ़ाता है? तो ये विकेंद्रीकरण जो है, ठीक है, अधीनस्थों के महत्व को बढ़ाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है, सौंपे गए कार्य के अंतिम परिणाम के बारे में अधीनस्थ की प्रतिमंडल के तत्व की पहचान कीजिए। तो जवाबदेही है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन ढांचा सतर्कता से या जानबूझकर स्थापित किया गया है? तो यह औपचारिक है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। कौन सा संगठन ढांचा सतर्कता से या जानबूझकर स्थापित किया गया है? औपचारिक संगठन, ठीक है, ध्यान देंगे। औपचारिक संगठन या फिर ढांचा सतर्कता से या जानबूझकर स्थापित किया गया है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, इसमें निम्न में से कौन सा बिक्री की अपेक्षित मात्रा का एक रूढ़िवादी अनुमान है और इसका उपयोग नकदी प्रवाह निर्णय के लिए किया जाता है? तो यह बिक्री बजट है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका, शून्य आधारित बजट निर्माण यानी जेबीबी का अर्थ है कि इसका अर्थ क्या होता है? तो प्रत्येक वर्ष बजट की शुरुआत एक नए सिरे से होती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जेबीबी का फुल फॉर्म भी पूछता है तो अभी मैं आगे बता दूंगा आपको। एक बजट जिसमें मुख्य रूप से वर्तमान राजस्व और व्यय की वस्तुओं को शामिल किया जाता है क्या कहलाता है? तो यह पूंजी बजटन कहलाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका, विशिष्ट पुस्तकालय बजट का प्रमुख भाग किस पर खर्च किया जाता है? तो यह आपका पत्रिका पर खर्च किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए यहाँ पर दिया गया है जेबीबी का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा शून्य आधारित बजटिंग है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ई कॉमर्स लेन देन पर सरकार द्वारा कितनी टीडीएस लगाया जाएगा? तो 1% और 5%, ठीक है, ये दोनों लगाया जाएगा। ए और सी दोनों राइट हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन इसमें कुछ संशोधन भी हुए हैं प्रेजेंट टाइम में, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। देखिए आयकर अधिनियम की धारा 1940 के तहत ई कॉमर्स ऑपरेटरों को अपने प्लेटफॉर्म पर विक्रेताओं से की जाने वाली बिक्री या सेवाओं पर 0.1% की दर से टीडीएस काटना होगा। यह दर 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो गई है। इससे पहले यह दर 1% थी। अब आपका डाउट क्लियर हो गया। अभी ये लागू हुआ है अक्टूबर, अभी हाल ही में, ठीक है, इसी साल। लेकिन पहले 1% थी, अब इसका 0.1% हो गया, ठीक है। तो हो सकता है ऑप्शन में मान लीजिए अगर 1% ना दे, 0.1 देगा, तो इससे आप लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, इससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया। आगे देखेंगे, अगर ई कॉमर्स भागीदारी पैन या आधार नहीं देता तो उस पर 5% दर से टीडीएस काटा जाएगा, ठीक है। दोनों डाउट आपके क्लियर।
अगला प्रश्न है आपका, बजट एक लेख पत्र है। बजट क्या है? एक लेख पत्र है सरकार की राजकोषीय नीति का। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है इसमें आपका, नई तानाशाही अभिव्यक्त का प्रयोग लॉर्ड हेवर्ट ने किसके संदर्भ में किया है? तो यह प्रशासनिक विधि के संदर्भ में किया है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कौन सी रीट प्रक्रियात्मक है? तो ध्यान रखेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण ये क्या है? रीट प्रक्रियात्मक है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, एक न्यायाधिकरण अनुपालन के लिए निम्न से बाध्य है। किससे बाध्य है? तो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत से बाध्य है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण है। तो ध्यान रखेंगे, जो न्यायालय होता है और एक एक न्यायपालिका का निकाय, ये दोनों प्रशासनिक न्यायाधिकरण है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, उपरोक्त दोनों। प्रश्न नंबर 51 आप लोगों का पूछा गया है, कार्यपालिका शक्ति का अर्थ है सरकारी कार्यों का अवशेष जो निम्न के निकल जाने के बाद बचता है। तो विधायी कार्य और न्यायिक कार्य इन दोनों के निकल जाने के बाद बचता है। सी ऑप्शन राइट है आपका, उपयुक्त दोनों। चलिए अगला प्रश्न है इसमें आपका, प्रशासनिक विधि एक शाखा है। किसकी शाखा है? अपकृत्य विधि की शाखा है, लोक विधि की शाखा है, या फिर प्राइवेट विधि की शाखा है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय विधि की शाखा? बताइए। प्रशासनिक विधि एक शाखा है। किसकी शाखा है? लोक विधि की शाखा है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या है आपका, किस सदी में प्रशासनिक विधि का तेजी से विकास हुआ? 18वीं, 20वीं, 19वीं या 21वीं? किस सदी में प्रशासनिक विधि का तेजी से विकास हुआ? सभी लोग बताइए। बिल्कुल 20वीं शताब्दी में। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, डाइसी के विधि शासन की अवधारणा का अर्थ है। इसका क्या अर्थ है? तो विधि भावना की प्रबलता। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक विधि का मूल स्रोत नहीं है? तो देखें, जो रूढ़ी है, ठीक है, ये प्रशासनिक विधि का मूल स्रोत नहीं है। बाकी प्रत्यायोजित विधायन, राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश, समितियों और आयोगों के प्रतिवेदन, ये तीनों क्या हैं? आपके प्रशासनिक विधि के मूल हैं, लेकिन रूढ़ी नहीं है। ठीक है, देखिए जल्दी जल्दी मैं बोलता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा बोलने में भी कठिनाई हो जाती है। ठीक है, तो थोड़ा मैनेज भी आप लोग करते चलेंगे। देखें, डायमिनिस्ट्रेटिव को कहा गया है। क्या कहा गया है? तो ध्यान रखेंगे, विधि शासन का अनुपूरक कहा गया है। ए ऑप्शन आपका राइट है। क्योंकि देखें, आप लोगों का एग्जाम चल रहा है। ठीक है, एग्जाम में जल्दी जल्दी भी करने का प्रयास किया जाता है आप लोगों का टाइम बचाने के लिए। देखिए, प्रशासनिक विधि के स्रोत में कौन नहीं है? तो देखें, इसमें आपका न्यायिक निर्णय, अध्यादेश और प्रत्यायोजित विधि, ये तीनों प्रशासनिक विधि के स्रोत हैं। वाद रिपोर्ट नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है आपका, प्रभाव के आधार पर प्रत्यायोजन विधान कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। सर जी, प्रभाव के आधार पर प्रत्यायोजन जो विधान है 2 प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं? चलिए बता देते हैं। देखिए, पहला प्रकार है विधि निर्माण का अधिकार और दूसरा है विद्यमान कानून को लागू करने का अधिकार। ठीक है, देखें, प्रत्यायोजित विधान जो है कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों को कहते हैं। ठीक है, इन्हें द्वितीयक विधान भी कहा जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। प्रत्यायोजित विधान भारतीय कानूनी प्रणाली में अहम भूमिका निभाते हैं। ये कानून कार्यकारी शाखा और प्रशासनिक एजेंसियों को कानून को लागू करने में मदद करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, विषय वस्तु के आधार पर प्रत्यायोजन विधान है कितने प्रकार के? 1, 2, 3 या फिर 4? विषय वस्तु के यहाँ क्या पूछा है? देखिए, इसी प्रश्न को पूछा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक पूछा है आपका, प्रभाव के आधार पर प्रत्यायोजन के विधान कितने प्रकार के होते हैं, और दूसरा पूछा है आपका, विषय वस्तु के आधार पर प्रत्यायोजन के विधान कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। सी ऑप्शन राइट है। कौन कौन से हैं सर जी? तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, विषय वस्तु के आधार पर प्रत्यायोजन विधान के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, काउंसिल आदेश, वैधानिक उपकरण और उपनियम। ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि इनमें से कौन प्रत्यायोजन विधान नहीं है। तो आप क्या करेंगे? सर जी बताए ही नहीं है, कैसे पढ़ें? ऐसा नहीं है। बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर आपको
जहाँ तक हो सके मुझसे जहाँ तक हो पाता मैं गहराई से एकदम पढ़ाता हूँ, ताकि एक भी क्वेश्चन हमारा छूटने ना पाए। ठीक है, चले 60 नंबर प्रश्न है, विषय वस्तु के आधार पर प्रत्यायोजन विधान है। कैसा विधान है? अधीनस्थ विधान है, सतर्क प्रत्यायोजन विधान है, व्याख्यात्मक विधान है, ये सभी है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चले अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अंतर्गत व्यक्ति को प्राप्त होता है शीघ्र न्याय, त्वरित न्याय या उचित न्याय या फिर दोनों? बताइए। बिल्कुल, देखिए प्रशासनिक न्याय जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण होता है, इसके अंतर्गत व्यक्ति को शीघ्र न्याय और त्वरित न्याय मिलता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण का कार्य होता है, इसका कार्य क्या होता है? प्रशासनिक न्यायाधिकरण का कार्य क्या होता है? तो अर्ध न्यायिक, बी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न इसमें पूछा गया आपका, प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित अधिनियम पारित हुआ, कब पारित हुआ? 1985 में। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 63 का। अब यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रशासनिक अधिकरण से जुड़ा अधिनियम प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 है। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 323A से प्रेरित है। चले प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के लिए आदेशात्मक या अनिवार्य प्रक्रिया संबंधी अपेक्षा होनी चाहिए। तो ये कानूनी प्रतिनिधित्व होनी चाहिए, प्रतिपरीक्षा, ठीक है, युक्ति युक्त निर्णय, ये सभी होना चाहिए। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न क्या है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण तो शुद्ध प्रशासनिक कार्य करते हैं, बताइए। यानी जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण है यह शुद्ध प्रशासनिक कार्य करता है, या फिर शुद्ध न्यायिक कार्य करता है, या शुद्ध वैधानिक कार्य करता है, या अर्ध न्यायिक कार्य करता है? अभी मैंने पढ़ाया, भूले नहीं होंगे, बिल्कुल अर्ध न्यायिक कार्य करता है प्रशासनिक न्यायाधिकरण। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है इसमें, प्रशासनिक विधि एक क्रियात्मक पक्ष है, संवैधानिक विधि का पक्ष है, सिविल विधि का, दंडिक विधि का, या फिर अपकृत्य विधि का? किसका? प्रशासनिक विधि एक क्रियात्मक पक्ष है, किसका पक्ष है? संवैधानिक विधि का पक्ष है, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए देखिए, जहाँ जरूरत होगी वहाँ चारों ऑप्शन पढ़ा जाएगा। ठीक है, निम्न में से क्या एक नवलोक प्रशासन की विशेषता है? तो देखें, लचीला प्रशासनिक ढांचा होता है, ग्राहक केंद्रित प्रशासन पर बल होता है, और विकेंद्रीकरण तथा प्रत्यय योजना पर बल होता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। इसमें अगला प्रश्न है आपका, नवीन लोक प्रशासन की प्रमुख प्रवृत्ति है, कौन सी प्रवृत्ति है? तो क्षमता के प्रति उन्मुक्तता, लोकतांत्रिक उन्मुक्तता और जन भागीदारी, ये सभी नवीन लोक प्रशासन की, ठीक है, प्रमुख प्रवृत्ति है। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, नवीन लोक प्रशासन रहेगा। ठीक है, नवीन लोक प्रशासन की दृष्टि से महत्वपूर्ण सम्मेलन था, कौन सा सम्मेलन था? तो फिलाडेल्फिया सम्मेलन था, ए ऑप्शन राइट है। सर जी फिलाडेल्फिया सम्मेलन कब हुआ था, बताएंगे। देखें, फिलाडेल्फिया सम्मेलन जिसे 1787 का संवैधानिक सम्मेलन भी कहा जाता है, 25 मई से 17 सितंबर 1787 के बीच पेंसिल्वेनिया के फिलाडेल्फिया में हुआ था। ठीक है, इस सम्मेलन का मकसद संघ के लेखों में संशोधन करना था। हालांकि यहाँ मौजूद लोगों ने एक नए ढांचे का फैसला किया, जिसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान बना। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, सुशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, कब किया गया, बताइए। बिल्कुल 1992 में, डी ऑप्शन आपका राइट है। तो यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, सुशासन शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले साल 1992 में विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट शासन और विकास में किया था। ठीक है, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चले, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी। सरकारी आयोग ने दिया था, प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था, विधि आयोग ने, या ठक्कर आयोग ने? किस आयोग ने भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था भैया? प्रशासनिक सुधार आयोग ने, बिल्कुल राइट आंसर आपका बी। चले अगला प्रश्न है आपका 72 नंबर,
निम्न में से कौन सा सुशासन का आवश्यक तत्व नहीं है? विधि का शासन, सहभागिता, पारदर्शिता या फिर केंद्रीकरण। बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। देखें, विधि का शासन, सहभागिता और पारदर्शिता ये तीनों आपके सुशासन के आवश्यक तत्व हैं, लेकिन केंद्रीकरण नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रशासन और लोक प्रशासन में मूलभूत अंतर है। तो इसमें मूलभूत अंतर क्या होता है? राजनीतिक संदर्भ का। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। इसमें अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य है। लोक प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो जन कल्याण। सी ऑप्शन आपका राइट है। लोक प्रशासन, ठीक है, मुख्य इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? जन कल्याण। चलिए अगला प्रश्न है आपका, लोक प्रशासन के चतुर्थ चरण का समयावधि है। कितनी समयावधि है? 1948 से 1970। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है इसमें आपका, सिद्धांतों का स्वर्णकाल। तो सिद्धांतों का जो स्वर्णकाल है द्वितीय चरण है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA कहाँ स्थित है? तो IIPA जो है आपका न्यू दिल्ली में स्थित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है इसमें आपका, लोक प्रशासन में लोक शब्द से अभिप्राय है? जनता से, व्यक्ति से, समुदाय से या सरकार से? लोक प्रशासन में लोक शब्द किससे अभिप्राय है? सरकार से। बिल्कुल, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रबंध का मर्म निम्न में से किसे कहा जाता है? प्रबंध का मर्म किसे कहा जाता है? तो संचार को। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण है, न्यायालय है, एक न्याय का निकाय है या फिर दोनों है? एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण है, क्या है? तो न्यायालय और एक न्याय का निकाय भी है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है, दोनों। चलिए अगला प्रश्न है आपका, विकास प्रशासन का प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? विकास प्रशासन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विकास प्रशासन, विकास प्रशासन का जो पहली बार प्रयोग हुआ था भारत में हुआ था। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, विकास प्रशासन का प्रयोग सर्वप्रथम किस प्रशासनिक अधिकारी ने किया? तो UL गोस्वामी ने किया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। सर जी UL गोस्वामी कौन है? चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, UL गोस्वामी एक भारतीय विद्वान थे जिन्होंने 1955 में अपने लेख भारत में विकास प्रशासन की संरचना में विकास प्रशासन शब्द गढ़ा था। ठीक है, डाउट क्लियर। चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विकास प्रशासन के लक्षण है। विकास प्रशासन के लक्षण होते हैं नियोजन, परिवर्तन उन्मुखी, लक्ष्य उन्मुखी, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका इसमें पूछा गया है, वह वर्ष जिसमें प्रथम मिन्नो बुक सम्मेलन या फिर लघु ब्रूक सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ये आयोजित किया गया था 1968 में, 1968 में। ए ऑप्शन आपका राइट है। इसमें प्रश्न नंबर 85 आपका पूछा गया है, डोनाल्ड स्टोन द्वारा विकसित विकास प्रशासन के 4 PS में शामिल नहीं है। 4 PS में कौन सा शामिल नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा। देखें, योजनाओं इसमें शामिल है, परियोजनाओं भी शामिल है, प्राथमिकताएं भी शामिल है, लेकिन डोनाल्ड स्टोन द्वारा जो विकसित हुआ था 4 PS, ठीक है, ये 4 PS जो इन्होंने विकसित किया था इसमें कार्यक्रम नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। सर जी डोनाल्ड स्टोन ने 4 PS का सिद्धांत दिया था। 4 PS सिद्धांत कौन कौन से एग्जाम में पूछ लिया तो क्या करेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर। विकास प्रशासन के 4 P क्या हैं? तो ध्यान देंगे। विकास प्रशासन 4 P इसमें कौन कौन से? योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं, ठीक है, के निर्माण और कार्यान्वयन से संबंधित है। इसको किसने विकसित किया था? स्टोन ने 1967 में। ये स्टोन कौन है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, स्टोन्स या फिर स्टोन, डोनाल्ड स्टोन है। ठीक है, 4 PS का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, तीसरी दुनिया के प्रशासन को विकास प्रशासन में जोड़ने वाला विचारक कौन है भैया? तो मोंट गोमरी हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रशासन कौन है? विकास प्रशासन के इतिहास में CAG दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को दर्शाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले इसमें अगला प्रश्न है आपका, प्रिज्मीय मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया है? प्रिज्मीय मॉडल, तो ये रिक्स के द्वारा विकसित किया गया है। बी ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए अगला प्रश्न है आपका, वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? वेल्थ ऑफ नेशंस जो पुस्तक है एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, प्राकृतिक स्वतंत्रता की व्यवस्था के साथ पूंजीवाद की पहचान किसने की? तो किसने की है? डेविड रिकार्डो ने, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए इसमें अगला प्रश्न है आपका, बाजार में विश्वास मुख्य धारणा है, विकास का मॉडल, तो विकास का जो मॉडल है ये पूंजीवाद है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए इसमें आपका अगला प्रश्न क्या है, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का अर्थ है, इसका अर्थ होता है जो वस्तु किसी की नहीं होती उसकी रक्षा नहीं की जा सकती, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए इसमें अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, न्यू डील प्रोग्राम संबंधित है, न्यू डील प्रोग्राम रूजवेल्ट से संबंधित है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न इसमें देखिएगा क्या पूछा गया है, विषम एक बाहर ओरिएंटेशन बदले क्लाइंट ओरिएंटेशन, लक्ष्य अभिविन्यास या फिर पदानुक्रम अभिविन्यास, ठीक है, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बिल्कुल, विषम एक बाहर क्लाइंट ओरिएंटेशन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न आपका इसमें क्या पूछा गया है, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या पूछा है, IR, ठीक है, DP, IRDP, तो ये क्या है IRDP? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रशासन की पारिस्थितिकी का अर्थ है, क्या अर्थ है इसका? तो सामाजिक व्यवस्था जिससे प्रशासन संबंधित है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन लैग का अर्थ है, एडमिनिस्ट्रेशन लैग का अर्थ होता है विकास की आवश्यकता और प्रशासन की प्रक्रिया के बीच अंतर, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, लोक प्रशासन संबंधित है, लोक प्रशासन लोगों के मामलों का प्रबंधन है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, DPC, DPC इसका अर्थ क्या है? DPC का अर्थ होता है जिला योजना समिति, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है इसमें, विकास प्रशासन है बदलाव उन्मुख श्रेणीबद्ध है, केंद्रवाद है या नौकरशाही? विकास प्रशासन, तो जो विकास प्रशासन है बदलाव उन्मुख है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। चलिए दोस्तों, इसमें मैंने 1 महीने पहले जो पढ़ाया था, तो ये महासंग्राम मैराथन क्लास है, तो 1 महीने पहले एक क्लास मैंने कराया था, उसको भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास थी, ठीक है। चले इसमें देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन का आधार नहीं है? कार्य, बजटन, प्रक्रिया या सेवार्थी वर्ग? तो देखिए जो सेवार्थी वर्ग है ये संगठन का आधार नहीं है, बाकी कार्य, बजटन और प्रक्रिया ये आपके संगठन के आधार होते हैं, सेवार्थी वर्ग नहीं है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा आपका क्या पूछा गया है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थक हैं? हेनरी फ्योल, मार्शल डिमाक, साइमन या गुलिक? बताइए। बिल्कुल, देखें लोक प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थक हेनरी फ्योल हैं, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए इसमें अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, तुलनात्मक राजनीति की विशेषताएं हैं। तो तुलनात्मक राजनीति जो होती है, अतुलनात्मक अध्ययन होता है और वर्णनात्मक अध्ययन भी होता है, ठीक है, दोनों होता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए इसमें अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। देखें, निम्नलिखित में से किसने इन दावे पर प्रश्न उठाया है कि लोक प्रशासन विज्ञान है? तो ये रॉबर्ट डहल ने प्रश्न उठाया है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। जल्दी जल्दी देखने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक नहीं है? तो देखिए हर्बर्ट साइमन, स्थिमबर्ग और लूथर गुलिक, ये तीनों आपके लोक प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक हैं, हेनरी फ्योल नहीं है, डी ऑप्शन आपका राइट है 5वें का। चलिए छठा प्रश्न आपका पूछा गया है, लोक प्रशासन के अध्ययन की भूमिका नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इस पुस्तक को लिखा है लियोनार्ड डी वाइट ने, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। देखें,
लोक प्रशासन के अध्ययन की भूमिका इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक एल.डी. वाइट ने लिखी थी। यह लोक प्रशासन की पहली पाठ्य पुस्तक थी और साल 1926 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इसको मैंने अभी ऊपर पढ़ाया आपको। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अच्छा, लोक प्रशासन से जुड़ी किताबें और उनके लेखक ये सभी मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है। अच्छा, ये एक न्यू बुक है, ध्यान देंगे इसे, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। इसे हर्बर्ट साइमन ने लिखा था। यह किताब साल 1945 में प्रकाशित हुई थी। इस किताब में साइमन ने यह साबित किया था कि प्रशासन में सिद्धांत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। बाकी सारे मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, बाकी सारे आपको बता दिए मैंने। चले, 8वां प्रश्न आपका क्या पूछा गया इसमें ध्यान रखेंगे। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला प्रश्न है 8वां आपका। देखें, किसने विकास प्रशासन को ऐसे परिभाषित किया है? यह क्रियान्वयनमुखी, उद्देश्योन्मुखी, प्रशासनात्मक पद्धति है। तो ये एडवर्ड विडनर ने किया। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको आगे बताया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 क्या है आपका? लोक प्रशासन के सीमा क्षेत्र को प्रशासनिक सिद्धांत और अनुपयुक्त सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसने विभाजित किया? तो F.A. निग्रो ने विभाजित किया है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले, अगला प्रश्न क्या है आपका? लोक प्रशासन का जनक कौन है? लोक प्रशासन के जनक वुड्रो विल्सन है। ये ऑप्शन आपका राइट है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न हर साल पूछा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन किसकी रचना है? तो ये जो पुस्तक है यह फ्रैंक गुडनाउ की रचना है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। ध्यान रखेंगे, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन पूछा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, अगला आपका प्रश्न है, किसने लोक प्रशासन के व्यवहारिक पक्ष या अधिक बल दिया? ठीक है, लोक प्रशासन के व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया, किसने दिया है? तो एल.डी. वाइट ने दिया है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या पूछा गया है, किसने लोक प्रशासन में वित्तीय प्रशासन एवं अन्य प्राविधिक विषयों की भूमिका पर विस्तृत चर्चा की? तो ये किए हैं आपके बिलोबी महोदय ने। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, अगला प्रश्न है, किसने लोक प्रशासन को प्रबंध विज्ञान माना? किसने माना है? तो एडवर्ड टेलर ने। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, जल्दी जल्दी देखने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, अनौपचारिक संगठन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? किसने? तो एल्टन मेयो ने। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, कलेक्ट रिक्स प्रिज्मेटिक समाज की उप व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? सामाजिक व्यवस्था है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चले, अगला प्रश्न है, किसने कहा? ये स्टेटमेंट किसका है? सफल प्रबंध उद्देश्यों द्वारा प्रबंध को अंतर्ग्रस्त करता है। तो यह पीटर एफ ड्रकर का है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले, अगला प्रश्न है आपका, किस पुस्तक में रॉबर्ट डाहल ने निर्णय लेने के सिद्धांत की व्याख्या की है? तो हूँ गवर्नेंस में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, एक तरह से यह रिवीजन क्लास भी है। ठीक है, आदेय की एकता सिद्धांत मुख्यतः निम्नलिखित को सुनिश्चित करता है। तो ये विशिष्टीकरण को। बी ऑप्शन आपका राइट है। रिवीजन क्लास है तो जल्दी जल्दी बताने का भी प्रयास किया जाएगा। ठीक है, टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की मुख्य विशेषताओं में से एक निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो विभेदक उजरती दर व्यवस्था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को तो लाभ होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, अगला प्रश्न है, नीति निर्धारण कार्य है। नीति निर्धारण कार्य क्या है? उच्च स्तरीय प्रबंधकों है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला प्रश्न है, प्रबंध सिद्धांत है सार्वभौमिक, गतिशील, लोचपूर्ण या फिर सभी? तो जो प्रबंध सिद्धांत है सार्वभौमिक है, गतिशील और लोचपूर्ण भी है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, हेनरी फ्यूल एक थे। हेनरी फ्यूल एक खनन इंजीनियर थे। देखिए, मैंने आपको बताया था। ठीक है, आपको मैंने नोट्स जो पढ़ाया था उसमें पढ़ा था कि हेनरी फ्यूल एक खनन इंजीनियर थे। देखिए, यहाँ पर पूछा भी है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ जो भी मैं की पॉइंट बता रहा हूँ उसे बिल्कुल भी मिस मत करिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे संगठन का प्रथम सुसंगत सिद्धांत समझा जाता है? तो मानव संबंध सिद्धांत को समझा जाता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन के संस्थापक जनक F.W. टेलर ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जिसे इसकी वैज्ञानिक पद्धति समझा जाता है। तो
सावधानीपूर्वक अवलोकन है, प्रबंधकीय तकनीकें हैं और सामान्यीकरण भी है। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 27 है, ध्यान से देखिएगा। देखिए इस तरह का प्रश्न एक और मैंने ऊपर बताया आपको, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने संगठन के 4 भिन्न आधारों का 4 PS नाम दिया? लूथर गुनिक ने दिया है, ए ऑप्शन आपका राइट है। इन्होंने भी 4 नाम दिया है, योजना, आयोजन, स्टाफिंग और निर्देशन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग, ठीक है। 3 प्रकार के, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो पोस्ट कोर्ब है इसे आप लोग भी अच्छे से, आपके पास बुक होगा, गाइड होगा, मुझे पता है, अच्छे से आप लोग भी पोस्ट कोर्ब को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आपके आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विकास प्रशासन की विशेषताएं हैं? तो देखें, परिवर्तन उन्मुखीकरण है, सेवार्थी अभिमुखीकरण है, नागरिक प्रतिभागी संबंधी अभिमुखीकरण है। ये तीनों क्या है आपके? ये आपके विकास प्रशासन की विशेषताएं हैं, पारिस्थितिकी परिप्रेक्ष्य नहीं है, ठीक है। चले 1 2 3 आपके राइट है, सी ऑप्शन में दिया है 1 2 3, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए पिछले साल DDU में आपके प्रीवियस ईयर में मैंने जो पढ़ा था उसमें आपके UCG नेट के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। इस बार देखिए क्या होता है। देखिए निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही को संगठन का नाम दिया है जो अपनी गलतियों से सीखकर अपने व्यवहार को ठीक नहीं कर सकता? तो ये मैक्स वेबर हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रिया के रूप में आयोजन से संबंधित नहीं है? तो प्रबंधकीय और परिचालन कार्यों को करने में रूपरेखा प्रदान करता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, देखिए भारापरण किया जाता है, भारापरण अधिकार का किया जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, बड़े आकार वाले उपक्रम में भारापरण होता है तो अनिवार्य होता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रभावी भारापरण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक होता है? तो संपर्क की सुविधा, सहयोग तथा समन्वय का पर्यावरण, ठीक है, अधिकारों का स्पष्टीकरण, ये सभी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। कुड्स एंड डोनाल्ड के अनुसार संगठन प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं? तो 7 चरण होते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना अति आवश्यक है, अधिकार है हमारा, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका, मूलतः संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती है। तो यह ड्रकर महोदय ने यह कहा था, ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें की पॉइंट दिए जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। गलत संगठन संरचना व्यावसायिक प्रदर्शन को इस हद तक रोकती है कि उसे नष्ट कर देती है। यह कथन एलन टेरी ड्रकर का है। जब किसी संगठन की संरचना व्यवस्थित नहीं होती तो इससे कंपनी के कामकाज पर हानिकारक असर पड़ सकता है और विकास में बाधा आ सकती है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, संगठन स्वतः निर्मित होता है, औपचारिक में, अनौपचारिक में या क्रियात्मक में? बताइए किस में संगठन स्वतः निर्मित होता है? तो ये औपचारिक में, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, अधिकार सौंपने के मार्ग में कितनी कठिनाई आती है? तो 3 कठिनाई आती है, ठीक है, अधिकार, ठीक है, अधिकार सौंपने के मार्ग में कितनी कठिनाई आती है? 3, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? सामाजिक बजट आपका किसी भी प्रकार के बजट का प्रकार नहीं है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बाकी ये सभी बजट के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से सरकारी बजट के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमति, आय तथा व्यय का ब्यौरा है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बजट में, तो ध्यान रखेंगे बजट में आगामी वर्ष की आय व्यय के अनुमान होते हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 42 आपका पूछा गया है, सरकारी बजट के निम्न में से कौन से उद्देश्य हैं? सरकारी बजट के आय और संपत्ति का पुनः वितरण, संसाधनों का कुशलतम आवंटन और आर्थिक स्थिरता, डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, बजट से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें सरकार का बजट व्यय बजट
प्राप्तियों से कम होता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, इसको मैंने आपको बताया था जेबीबी का पूर्ण रूप क्या है। जेबीबी का पूर्ण है शून्य आधारित बजटिंग, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। ठीक है, यह एक बजटिंग तकनीकी है। इसमें किसी नई अवधि के लिए सभी खर्चों को शून्य से शुरू करके उचित ठहराया जाता है। यह पारंपरिक बजटिंग से अलग है जिसमें पहले बजट को समायोजित करके आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, देखिए इसमें आप लोग देखिएगा जेबीबी के बारे में कुछ और ख़ास बातें हैं। जेबीबी को सूर्यास्त बजट प्रणाली भी कहा जाता है। जेबीबी को अमेरिका के पीटर पायर ने 1969 में विकसित किया था। भारत में जेबीबी को सबसे पहले 1983 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने अपनाया था। भारत सरकार ने 1986 में बजट बनाने के लिए जेबीबी को अपनाया था। भारत में जेबीबी को लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र था। जेबीबी में गत वर्षों के खर्च से जुड़े आंकड़ों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। देखें इसको क्यों कहा जाता है, ये मैंने क्या बताया है। जेबीबी को सूर्यास्त प्रणाली क्यों कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। जेबीबी में हर विभाग को वित्तीय वर्ष के सूर्यास्त से पहले अपना बजट पेश करना होता है, इसलिए। ठीक है, चलें अगला प्रश्न है, पुस्तकालय का बजट किसके लिए तैयार किया जाता है, तो आगामी वर्ष के लिए। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय केंद्रीय बजट प्रस्तुत करता है, तो वित्त मंत्रालय, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, आज़ाद भारत का पहला केंद्रीय बजट किसके द्वारा पेश किया गया था, तो आर के शनमुखम चट्टी के द्वारा, बी ऑप्शन आपका राइट है। चले ध्यान रखिएगा, आज़ाद भारत का पहला केंद्रीय बजट देश के पहले वित्त मंत्री आर के शनमुखम चट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। केंद्र और राज्य सरकार दोनों के कर्मचारियों की कर कटौती यानी टैक्स कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी गई है, तो 14%, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, कारपोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया, तो इसको 7% कर दिया गया है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज संसद के बजट के हिस्से के रूप में शामिल नहीं है, तो मौद्रिक नीति पर वक्तव्य, डी ऑप्शन आपका राइट है। चले इसमें अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले केंद्रीय बजट की घोषणा की गई, तो 26 नवंबर 1947 को, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका, रेल बजट को आम बजट के साथ कब जोड़ा गया, तो इसको जोड़ा गया था भैया 2016 में, ए ऑप्शन आपका राइट है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार ने 21 सितंबर 2016 को रेल बजट को आम बजट के में मिलाने का फैसला किया। इसके बाद 1 फरवरी 2017 को पहला संयुक्त बजट पेश किया गया था। इससे पहले रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश किए जाते थे। अगला प्रश्न है, प्रशासी विधि की एक शाखा है, कौन सी शाखा है, तो नैसर्गिक विधि शाखा है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चलें अगला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे इसे। अभिव्यक्ति विधि का प्रशासन इंगित करती है, किसको इंगित करती है, विधि का भावना का संरक्षण को, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है आपका, भारत के संविधान को अर्ध न्यायिक प्रशासी न्यायी निर्णय के रूप में अधिकारों के भावबोध को मान्यता प्रदान किया गया है, किसके अधीन, तो ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 323 ए एवं 323 बी के अधीन, सी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न है, इसमें आपका मॉन्टेस्क्यू एक न्यायविद हैं, ब्रिटिश, फ्रेंच, अमेरिकी या फिर स्वीडिश, तो ये एक फ्रेंच न्यायविद हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रशासनिक अधिकरण एक सदस्य वर्षों की आयु तक पद धारण करेगी, कितने वर्ष, तो 65 वर्षों, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रशासनिक अधिकरण का एक सदस्य कितने वर्ष की आयु तक पद धारण करेगा, 65 वर्ष तक। ठीक है, चले प्रश्न नंबर आपका इसमें 58 है, राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्ययन की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है। चले इसमें अगला प्रश्न है आपका,
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 18 अक्टूबर, ठीक है, 18 अक्टूबर 2010। ये ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों, आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। बीए सेमेस्टर वाला आपके लिए दिन रात मेहनत करता है। मैं अभी क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों, ठीक है। आपके जो पेपर हो जाते हैं उसका मैं आंसर की भी प्रोवाइड कराता हूं। थोड़ा समय लगता है, कुछ दिन बाद आते हैं या तुरंत मैं दे देता हूं, समय रहता है तो, लेकिन आपका लिए मैं बहुत मेहनत करता हूं, ठीक है। इसी तरह से मैं आगे भी मेहनत करूंगा। 6 सेमेस्टर में भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैं पढ़ाऊँगा। चलें, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, देखें, एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है? एनजीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ए ऑप्शन आपका राइट है। अब इसमें कुछ की पॉइंट दिए जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। एनजीटी का फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसे हिंदी में राष्ट्रीय हरित अधिकरण कहते हैं। यह एक विशेष निकाय है जो पर्यावरण से जुड़ी विवादों को सुलझाने का काम करता है। इसे पर्यावरण अदालत भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। जल्दी मिलते हैं दोस्तों आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।